ओके। अच्छा, पहली बात तो हम लोग इस बार जो नए सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है BIDA। बाय द वे, BIDA स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। आपके सेमेस्टर 6 का आई मस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए बोलूंगा क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के अंदर, फ्रैंकली स्पीकिंग, अपने को टोटल 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एंड वो 5 सब्जेक्ट ना स्टूडेंट, आज के डेट में इंडस्ट्री रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट जो अपने को एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। BIDA, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, इसके अंदर कौन से 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो इसके अंदर जो पहला सब्जेक्ट पढ़ना है उसका नाम है डेटा वेयरहाउसिंग। उसके अंदर जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है उसका नाम है डेटा माइनिंग। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ वन इज कॉल्ड एज न्यूरल नेटवर्क्स। एंड द फिफ्थ वन इज मशीन लर्निंग। तो ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है अपना ये सब्जेक्ट। अभी पहला लेक्चर है, हम लोग सिलेबस को वैसे तो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये सब्जेक्ट के अंदर होने क्या क्या वाला है, देखने क्या क्या है हम लोग को। जो मेरा सबसे पहला चैप्टर है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है बिजनेस इंटेलिजेंस। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर है। इसके अंदर काफी सारे हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं, काफी सारा टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स या कोई सम्स एज सच नहीं है। हाँ, बट काफी सारे आर्किटेक्चर है, काफी सारे डायग्राम्स है, काफी सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो। ओके। तो फर्स्ट चैप्टर एक इंट्रोडक्शन अपने लिए क्रिएट करके देगा, जिधर हम लोग अलग अलग आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, बहुत सारे डायग्राम्स निकालेंगे, कुछ टेक्निक्स स्टडी करेंगे। सेकेंड चैप्टर जो है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा स्टूडेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, अपने को 2 मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक पूरा सब्जेक्ट इसके अंदर अपने को देखना है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है डेटा माइनिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डेटा माइनिंग का हम लोग सेकंड पार्ट भी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डेटा प्रिपेयर्डनेस। डेटा प्रिपेयर्डनेस बोलेंगे तो भी चलेगा, डेटा प्रिपरेशन बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट, उनके आर्किटेक्चर, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स, फॉर्मूलाज, ये सब अपने को देखना है अपने चैप्टर नंबर 2 में। मैथमेटिकल मॉडल नाम से ही अंदाजा आ जाता है। जो मेरा थर्ड चैप्टर है अपने सिलेबस का, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। यार स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपने को काफी सारे सम्स देखने हैं। जैसा आपने 11 12th में कुछ प्रॉब्लम मैथ सॉल्व किया रहेगा, सेम सम्स अपने को क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के अंदर अपने को देखने। इस चैप्टर की बात करूं तो इसके अंदर अपने को पढ़ना है काफी सारे क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम। सिर्फ अल्गोरिदम्स नहीं है, अपने को ना उन अल्गोरिदम के ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम्स भी है। प्लस इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपने को क्लस्टरिंग अल्गोरिदम्स भी देखने हैं। तो क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम, क्लस्टरिंग अल्गोरिदम और उनके सम्स, मैथ्स, ये सब अपने को देखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर। अच्छा, जो मेरा फोर्थ चैप्टर है, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, ये भी ना मेरे सेकंड चैप्टर की तरह काफी सारे अल्गोरिदम्स आपके पास से लेके आएगा। इसके अंदर आपने को काफी सारे मॉडल्स पढ़ने,
जिसके अंदर आता है मार्केटिंग मॉडल, लॉजिस्टिक मॉडल, प्रोडक्शन मॉडल। ये सारे मॉडल्स, उनके आर्किटेक्चर, उनके सम्स, सब अपने को देखना है अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर, एमआईएस के अंदर। जो मेरे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। मेरे चैप्टर का नाम है नॉलेज मैनेजमेंट। अच्छा स्टूडेंट, नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर जैसे मैंने बोला ना, अपने को बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं, टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट्स। इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर अपने को देखना पड़ेगा एक्सपर्ट सिस्टम्स। इसके अंदर अपने को देखना पड़ेगा न्यूरल नेटवर्क। और इसके अंदर अपने को देखना पड़ेगा मशीन लर्निंग। आपको पता रहेगा ये सारे ना इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स है। इन्हें सबको एक करके आपका एक चैप्टर बनाया गया है, जिस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है नॉलेज मैनेजमेंट। बहुत मजा आता है पढ़ाने को भी, और बहुत मजा आता है पढ़ने को भी। तो स्टूडेंट, ओवरऑल ये आपका BIDA, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने जावा मेरे से पढ़ा है, बरोबर। जब मैं जावा पढ़ाता था, मैंने थोड़ा सा ना सीक्वेंस चेंज कर दिया था, सिखाने में इजी हो इसके लिए। BIDA सिलेबस में मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। BIDA का सिलेबस एकदम सॉर्टेड है। जिस ऑर्डर में सिलेबस है, हम लोग उसी ऑर्डर में उसको पढ़ने भी वाले हैं। तो नो नीड टू चेंज द सीक्वेंस। अच्छा, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट चाहिए क्या सर? मुझे मुझे पहले से कोई सब्जेक्ट आने की जरूरत है क्या? एडवांस जावा में आपको यह स्कोर जावा पहले से पता होना चाहिए था। BIDA में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी रिक्वायर्ड है, मैं इधर आपको लेक्चर्स में सिखाऊंगा। जब जब आपको बोलूंगा सम आने वाले हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताऊंगा कि कैलकुलेटर आपको कैरी करना है। देन यू नीड टू कैरी द कैलकुलेटर, विल सॉल्व द सम्स। जो भी टूल्स है वो भी देखने वाले हैं, जो भी स्किल्स है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल ये अपना पैटर्न रहेगा स्टूडेंट। एम आई क्लियर? जरा मुझे एक फीडबैक दीजिए सब लोग अपना। हेलो, अनम्यूट करके मुझे बोलिए, शैल आई प्रोसीड? आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जब आप मुझे कुछ बोल रहे हो ना, रादर देन पुटिंग द मैसेज ऑन द चैट विंडो, आप अनम्यूट करके मुझे बोलोगे तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। तो ऑलवेज जो भी आपका मैसेज है वो अनम्यूट करके मुझे बताइए, दैट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर। जो सब्जेक्ट का नाम है वही मेरे पहले चैप्टर का भी नाम है। माय फर्स्ट चैप्टर इज बिजनेस इंटेलिजेंस। लेट मी स्टार्ट इट। चैप्टर नंबर 1। आपको पता है आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी रिक्वायर्ड है मैं आपको लिखा के दूंगा। सो नो नीड टू राइट एनीथिंग। सिर्फ ध्यान दीजिए, समझिए, ट्राई करो कि आंसर इधर का इधर ही बाय हार्ट हो जाए सबका। अच्छा, मेरे चैप्टर नंबर 1 का नाम है बिजनेस इंटेलिजेंस। लेट्स स्टार्ट। अभी पहली बात तो बिजनेस इंटेलिजेंस है क्या, उसकी क्यों जरूरत है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका ये सिलेबस ना रिवाइज सिलेबस है। आपके पहले भी जो था उनको भी बिजनेस इंटेलिजेंस ही था। उनके पहले जो था ना, उनको था एक सब्जेक्ट, BI नहीं था उनको, उनको एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था डेटा वेयरहाउसिंग। जहां पे डेटा वेयरहाउसिंग खत्म होता है ना, वहां पे BI स्टार्ट होता है। अभी आपको भी सिलेबस में डेटा वेयरहाउसिंग रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डेटा वेयरहाउसिंग के बगैर आपको डायरेक्ट BI दे दिया। दैट्स वाई सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ठीक है, मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगा। तो उधर से चालू करते हैं कि BI है क्या, BI की क्यों जरूरत है। स्टूडेंट, सब्जेक्ट के नाम में बिजनेस है, मतलब ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट ना तुम्हारे मेरे से ज्यादा इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं ना उनके लिए है। अभी इंडस्ट्री का एग्जांपल दूं तो यू माइट नो, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मतलब बड़े बड़े कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, लाइक TCS,
इंफोसिस, महिंद्रा, गोदरेज, इन सब की बात कर रहा हूं। आपको सबको इतना तो आइडिया रहेगा कि बड़े बड़े कंपनीज में ना स्टूडेंट एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं होता कभी भी काम करने के लिए। ये जो बड़े बड़े कंपनीज है वहां पे काम करने के लिए ना मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने पास एक कंपनी है, कंपनी ए। कंपनी ए के अंदर कंपनी अपना काम करने के लिए कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स है। वैसे तो मैं डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4 ऐसा लिखूंगा तो भी चलेगा, बट हम लोग एक्चुअल नाम देंगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मेरे कंपनी के अंदर जो पहला डिपार्टमेंट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम है सेल्स, जो सेल्स रिलेटेड चीजें सब हैंडल करता है। जो मेरे कंपनी के अंदर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम है मार्केटिंग, जो सारा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट ये सब चीजें हैंडल करता है। जो मेरे कंपनी के अंदर तीसरा डिपार्टमेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपना कुछ इलेक्ट्रॉनिक का कंपनी है तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या टूल्स बनाने का काम मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बेचने का काम सेल्स करेगा, और उनका जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो मार्केटिंग करेगा। लेट्स सपोज अपने पास एक और डिपार्टमेंट है जो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करेगा। लेट्स कॉल इट एज अकाउंट डिपार्टमेंट। फाइनेंस पैसा हैंडल करने के लिए जो डिपार्टमेंट होगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट। तो अपने कंपनी, वैसे तो कंपनी के अंदर ना ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट लेट्स अज्यूम कि अपने पास ना ये 4 डिपार्टमेंट्स है अपने कंपनी के अंदर, सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंट। अभी फंडा क्या पता है क्या? कंपनी के अंदर ना डे टू डे बहुत सारा डेटा जनरेट होता रहता है। उनके रिपोर्ट्स होते हैं, उनका डेटा होता है, कोडिंग होता है, कुछ वी कैन से लेटर्स होते हैं। डे टू डे हर डिपार्टमेंट में ढेर सारा डेटा जनरेट होता रहता है। तो ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं पता है? इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अपना अपना जो डेटा है ना वो अपने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट अपना डेटा एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा, तो जो डेटाबेस मैंने बनाया वो सेल्स का डेटा स्टोर करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना डेटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट ना अलग अलग फ्लोर्स पे होते हैं। एक फ्लोर पे सेल डिपार्टमेंट है, एक फ्लोर पे मार्केटिंग है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि ये डिपार्टमेंट ना अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकते हैं। सेल्स यूएस में कंपनी अगर बहुत बड़ा है तो मार्केटिंग इंडिया में चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किधर तो सपोज दुबई में चल रहा है। इट मे पॉसिबल। कहने का मुद्दा यह है कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा अपने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। तो जैसे आप देख रहे हो हर डिपार्टमेंट का ना स्टूडेंट खुद का एक डेटाबेस है। यार स्टूडेंट, ये जो डिपार्टमेंट अपना डेटा अपने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं ना, दैट डेटा इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल डेटा। तो हर डिपार्टमेंट अपना डेटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है, और उस डेटा को मैं बोलता हूं ऑपरेशनल डेटा। अभी डेटा बोल के भी फायदा नहीं है, आपको तो पता है ना, डेटा को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस भी चाहिए। डीबीएमएस का फुल फॉर्म ही वो है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे डेटाबेस को मैनेज करे, डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन करे, कुछ डेटा रिट्राइव करे, कुछ डेटा स्टोर करे। तो डेटा ना अलग अलग डेटाबेस के अंदर है, लेकिन इनको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल सिस्टम। तो डेटा को बोलेंगे ऑपरेशनल डेटा, और उसको मैनेज करने वाला जो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल सिस्टम। अच्छा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। ऑपरेशनल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज OLTP, स्टैंड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया, हर डिपार्टमेंट का अपना डेटा रहेगा जो वो अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। दैट डेटाबेस इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल डेटा। एंड इसको मैनेज करने के लिए जो डीबीएमएस होता है,
दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल सिस्टम और OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो मस्त एकदम सुखा सुखी चल रहा है। सेल्स का डेटा अपने डेटाबेस के अंदर है, मार्केटिंग का डेटा अपने डेटाबेस के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग का अपने डेटाबेस के अंदर है, अकाउंट का अपने डेटाबेस के अंदर है। बट फिर एक ऐसा समय आता है जब कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंपनी के लिए, पूरे कंपनी के लिए कुछ डिसीजंस लेने। अगर आपको पता है कंपनी के डिसीजंस भी होते हैं, बहुत बार तो आपको ने सुना भी रहेगा, कंपनी में जो डिसीजन होते हैं उसके बेसिस के ऊपर ही तो उनके शेयर के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर अच्छा हुआ, कुछ कंपनी ने अच्छा किया तो शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बुरा किया तो शेयर के प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो कंपनी को ना, या कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के सारे डिसीजन हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेते हैं। कंपनी का एम्प्लॉय मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी के डिसीजन नहीं ले सकता। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, CEO, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर, ये सारे कंपनी के बारे में, पूरे कंपनी के बारे में डिसीजन लेते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, उनको कंपनी के बारे में अगर डिसीजन चाहिए या डिसीजन लेना है तो उनको ना सिर्फ सेल्स का डेटा लेके वो डिसीजन नहीं ले सकते, या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का डेटा लेके वो डिसीजन नहीं ले सकते। अगर मेरे कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंपनी के बारे में डिसीजन लेना है, उनको कंपनी का सारा डेटा चाहिए होता है। दे वांट एवरीथिंग, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब डेटा उनको चाहिए रहता है। तभी तो उस डेटा के ऊपर काम करके वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत बार कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनको अगर कंपनी के बारे में डिसीजन लेना है, दे वांट्स एवरीथिंग डेटा और एवरी डेटा। तो अल्टीमेटली आपने जो छोटे छोटे डेटाबेस बनाए ना स्टूडेंट, इन सारे डेटाबेस के अंदर का डेटा मुझे अल्टीमेटली किधर ना किधर तो कंबाइन करना पड़ता है। ये जो मल्टीपल डेटाबेसेस है, उनका डेटा मैं जिस जगह पे या जिस रिपॉजिटरी में कंबाइन करता हूं, दैट रिपॉजिटरी इज कॉल्ड एज डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस को ना गाउठी लैंग्वेज में मैं बोलूंगा डेटाबेस का बड़ा भाई। एक ऐसा वेयरहाउस जिसके अंदर सारा डेटा हम लोग एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, डेटा वेयरहाउस के अंदर कौन सा डेटा मैं कंबाइन करता हूं, जरा मुझे आंसर दो अनम्यूट करके। आई एम आस्किंग, डेटा वेयरहाउस के अंदर मैं कौन सा डेटा कंबाइन करता हूं। हेलो, ऑपरेशनल डेटा। वेरी गुड। कहने से डेटा वेयरहाउस के अंदर मैं सारा ऑपरेशनल डेटा जो मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर स्टोर है, उन सबको कंबाइन करता हूं। अच्छा दोस्तों, जब ये सारा ऑपरेशनल डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर कंबाइन होगा, उस केस में उस डेटा को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशनल डेटा। मतलब जब तक अलग अलग है उसको ऑपरेशनल डेटा बोलेंगे, जब कंबाइन होगा इट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशनल डेटा। अच्छा, ये भी तो डेटा है, मतलब इसको भी तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशनल सिस्टम। इंफॉर्मेशनल सिस्टम को कभी कभी हम लोग ओलैप भी बोलते हैं। ओलैप, OLAP स्टैंड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। पहले था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, अब था ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो क्या है से स्टूडेंट, मेरे डेटा वेयरहाउस के अंदर एक ऐसा स्टेशन है, डेटा वेयरहाउस,
जिसके अंदर मुझे मेरे पूरे कंपनी के सारे डिपार्टमेंट का सारा डेटा मिल जाएगा। अभी इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जब कंपनी का सारा डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर आ जाता है, वो डेटा इतना ह्यूज होता है कि उस डेटा को देखना, ऑब्जर्व करना और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना इज समटाइम इम्पॉसिबल। मोस्ट ऑफ टाइम ना ये डेटा जो होता है ना स्टूडेंट, वो टेराबाइट्स में होता है, टेराबाइट्स में। तो आपके एक्सेल शीट, आपके स्प्रेडशीट, आपके फाइल, आपका डॉक्यूमेंट्स टेराबाइट में, टीबीज में। तो अगर कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट वो एक एक फाइल ऐसे ओपन करके थोड़ी पढ़ता बैठेगा, उसकी तो उम्र चली जाएगी इतना डेटा देखते देखते। तो डेटा इतना ह्यूज है क्योंकि सबसे है ना डेटा, वो डेटा नॉर्मली टेराबाइट्स में होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। टेक्स्ट बुक में भी वही वर्ड यूज किया, ह्यूज डेटा। तो सर अगर मैं कंपनी का या कंपनी का अगर मैं ओनर हूं और अगर मुझे कंपनी के बारे में कोई डिसीजन लेना है, इतना सारा डेटा देख के मैं किधर डिसीजन ले सकता हूं? मैं तो सर पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा नीचे। तो आई रिक्वायर, मुझे ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो इतने ह्यूज डेटा में से मुझे जो चाहिए बस उतना पार्ट रिट्राइव कर सके। भाई तुझे क्या चाहिए? सर मुझे ना, मैं ओनर हूं ना कंपनी का, मुझे कंपनी के डिसीजंस लेने, तो मुझे इतना सारा डेटा देख के मतलब नहीं है। मुझे उसमें से डिसीजन लेने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है बस उतना चाहिए। या उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है जिस्ट, चाहिए मुझे डेटा का जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कभी कभी, हमने तो कोई मूवी देख लिया, हमने पुष्पा 2 देख लिया, लेकिन अगर मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि भाई पुष्पा 2 मूवी कैसा है, भले पुष्पा 2 मूवी 2.5 घंटे का है, लेकिन अगर किसी ने मुझे पूछा पुष्पा 2 मूवी कैसा है, मैं उसको थोड़ी 2.5 घंटे का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। हम लोग तो उसका डिस्क्रिप्शन 2-3 मिनट में खत्म कर देते ना। भाई ऐसा है, उसने इसको मारा, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, बाद में दोनों भाई मिल गए एंड देन मूवी खत्म। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको वही बताते हैं। हम लोग ना अपने 2.5 घंटे की मूवी का 2-2.5 मिनट में बस जिस्ट बताते हैं। मुझे भी कोई तो वैसा ही चाहिए जो इतने ह्यूज डेटा में से मेरे डिसीजन मेकिंग में जो इंपॉर्टेंट है बस उतना मुझे इंफॉर्मेशन दे सके। उस डेटा को इंफॉर्मेशन बोलने से बेटर हम लोग उस डेटा को बोलते हैं नॉलेज। आई रिक्वायर समथिंग जो इतने ह्यूज डेटा में से अपने को जो चाहिए बस उतना नॉलेज दे सके। जिस पर्टिकुलर नॉलेज को यूज करके मेरा जो टॉप लेवल मैनेजर है वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सके, डिसीजन ले सके। एंड स्टूडेंट, यही काम करता है मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बीआई का जो रोल है ना, बीआई का रोल वो यहां पे है, ह्यूज डेटा में से नॉलेज को रिट्राइव करके देना। नॉलेज कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो डेटा वेयरहाउस में जो ह्यूज डेटा है उससे छोटा डेटा नॉलेज रिट्राइव करने का काम करता है मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस। थोड़ा सा एक लेवल और अंदर जाके बताऊं तो बिजनेस इंटेलिजेंस अपना काम करने के लिए दो टेक्निक यूज करता है। द फर्स्ट वन इज मैथमेटिकल मॉडल एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज। आई रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर दोस टू वर्ड्स। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडल, एनालिटिकल मेथोडोलॉजी आपको तो पता है। ये मैथमेटिकल मॉडल वगैरह आपने को पूरे चैप्टर से देखने। तो जब वो चैप्टर आएंगे, कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, कौन कौन से एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर ना ये दो चीजें आती है। इन दो चीजों को यूज करके
मैं इतने ह्यूज डेटा वेयरहाउस में से मेरे को जो चाहिए उतना डेटा रिट्राइव कर सकता हूं, जिस डेटा को मैं बोलता हूं नॉलेज या इंफॉर्मेशन, एंड जिसको मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। मैं क्लियर हूं सबको? कोई तो प्लीज मुझे अनम्यूट करके बोल दीजिए। यस सर। तो मुझे कोई बता सकता है अनम्यूट करके, बिजनेस इंटेलिजेंस का रोल कहां पे आता है जब हम लोग कहां से कहां पे जाते हैं? ओएलटीपी से ओलैप पे जाते हैं या डेटा वेयरहाउस से नॉलेज में जाते हैं? हेलो, आई एम आस्किंग टू यू। बीआई कब यूज होता है? बीआई जब अपने को किसके अंदर से क्या चाहिए? डेटा से नॉलेज। बराबर, डेटा वेयरहाउस के अंदर जो ह्यूज डेटा है उससे मुझे नॉलेज चाहिए, सो दैट उस पर्टिकुलर नॉलेज को यूज करके मैं क्या कर सकूं, क्या ले सकूं। डिसीजन मेकिंग। बराबर, भले वो शॉर्ट टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ, फॉर एनी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कोई भी ऐरा गैरा नहीं ले सकता। डिसीजन मेकिंग कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले सकते हैं। अच्छा, तो डिसीजन ले सके इसके लिए उनको बीआई यूज करना पड़ेगा। बीआई के अंदर दो टेक्निक्स है, मैथमेटिकल मॉडल एंड एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज, जिनको यूजर करके हम लोग फिर नॉलेज रिट्राइव कर सकते हैं, एंड फिर उसको यूजर करके वी कैन परफॉर्म द डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट, एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, ये बीआई के ना स्टूडेंट, ये बीआई के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। बीआई का जो मेरा पहला कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का नाम है इफेक्टिव डिसीजंस। बाय द वे, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या पता है क्या? एक बीआई ने मुझे ये देना ही चाहिए, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसको देना ही है, सपोर्ट करना ही है। आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। इफेक्टिव मैंने लिखा था डिसीजंस। इफेक्टिव डिसीजन के बारे में बोला जाता है कि हम लोग जो बीआई के अंदर कंसेप्ट यूज करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल एंड एनालिटिकल मेथोडोलॉजी, ये मैथमेटिकल मॉडल, एनालिटिकल मेथोडोलॉजी इतने परफेक्ट होने चाहिए दैट दे ऑलवेज प्रोवाइड बेटर चॉइसेस, सो दैट उन चॉइसेस को यूज करके हम लोग अपना डिसीजन ले सके। इफेक्टिव डिसीजन, इसके अंदर मैंने बोला हम लोग जो बीआई के अंदर टूल यूज करते हैं ना, मैथमेटिकल मॉडल और एनालिटिकल मेथोडोलॉजी, कहने का मुद्दा है क्या है, देर आर एन नंबर ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने भी वाले। देर आर एन नंबर ऑफ एनालिटिकल मेथोडोलॉजी, वो भी चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ने वाले। अच्छा, तो कौन से समय पे कौन सा मैथमेटिकल मॉडल यूज करना है, कौन से समय पे कौन सा डिसीजन लेने के लिए कौन सा एनालिटिकल मेथोडोलॉजी यूज करना है, ये जो चॉइस है ना, वो इफेक्टिव होना चाहिए। आपका हर मैथमेटिकल मॉडल आपके हर डिसीजन मेकिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। मैथमेटिकल मॉडल 1 इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग 1, मैथमेटिकल मॉडल 2 इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग 2। तो आपको जो डिसीजन लेना है उसके बेसिस पे आपको आपका मैथमेटिकल मॉडल भी डिसाइड करना पड़ता है। इफ यू सेलेक्ट द करेक्ट वन, then it is called as effective decision, and rather when the decision will become effective decision. Whereas second characteristic जो हर बीआई ने सपोर्ट करना चाहिए, that is called as a timely decision। यार ये तो नाम से पता चलता है, ये जो डेटा वेयरहाउस से आपको नॉलेज मिलता है, that process need to be very quick, डिसीजन क्विकली रिट्राइव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेटा वेयरहाउस से नॉलेज मिलने के लिए मुझे 2 दिन वेट करना पड़ रहा है, नहीं।
आपके मैथमेटिकल मॉडल, आपका एनालिटिकल मेथोडोलॉजी इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट यू विल गेट टाइमली क्विक डिसीजन एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो वो आपके आगे निकल जाएंगे। प्लस उसने जो भी चेंज है उस पर्टिकुलर चेंजेस को एडॉप्ट करना चाहिए। अगेन वी ऑल नो हर समय कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, अपने फोन से लेके अपने लैपटॉप तक, आपको पता है काफी बार हम लोग अपडेट इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे अपडेट हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, सेम अपडेट मेरे मैथमेटिकल मॉडल, मेरे एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज के अंदर भी एडॉप्ट होने चाहिए, सो दैट मेरा जो बीआई है वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, यूज फॉर एनी कंडीशन, यूज फॉर एनी सिचुएशन। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है मेरे बीआई के। एक तो प्रॉपर डिसीजन, दूसरा टाइमली, समय पे डिसीजन। तब जाके मैं बोलूंगा कि मेरा जो बीआई यूज कर रहा हूं, मैं जो मैथमेटिकल मॉडल या मैं जो एनालिटिकल मेथोडोलॉजी यूज कर रहा हूं, दैट इज द बेस्ट बीआई। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए समय आ गया है, हम लोग अपना पहला आंसर अपने नोटबुक के अंदर लिखने वाले हैं। शाल आई बिगिन? मुझे अनम्यूट करके आंसर दीजिए, काफी समय से मैं ही बोल रहा हूं। यस सर। चलिए, आई वॉन्ट कि आप ना, हैंडराइटिंग गंदा है लेकिन आप अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ना चैप्टर के नाम एटलीस्ट लिख के रखिए। ओके, होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके। डन? हेलो? नो सर। डन? डन सर। ये तो अपने सब्जेक्ट का नाम है। यस, यूनिट नंबर 1 बिजनेस इंटेलिजेंस। राइट डाउन बीआई का डेफिनेशन जो हमने देखा, उसके बाद वो डायग्राम बनाएंगे।
डन सर। ये डिस्क्रिप्शन है अपने वो डायग्राम का जो हमने बनाया था ना उसका। डन स्टूडेंट्स, हेलो। नो सर। ओके, डन राइट। सर लास्ट पॉइंट। डन सर।
नाउ नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये डायग्राम बना दीजिए, जैसे मैंने बनाया वैसे बनाइए। नो नीड टू शो दिस एरो एंड ऑल। ओएलटीपी का फुल फॉर्म किसी को याद है क्या? क्या था ओएलटीपी? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट ओएलएपी? ओलैप? ऑनलाइन 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 एनालिटिकल एनालिटिक प्रोसेस। प्रोसेस। एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, एक एनालिटिकल प्रोसेसिंग। वो जो दो मेन वर्ड्स है ना, मैथमेटिकल मॉडल एंड एनालिटिकल मेथोडोलॉजी, वो आपके डायग्राम में दिखने चाहिए जब डेटा डेटा वेयरहाउस से नॉलेज की तरफ जाता है तब। डोंट मिस दोज टू वर्ड्स, मैथमेटिकल मॉडल, एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज। डन। हेलो। यस सर। अभी वो दो कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए, इफेक्टिव डिसीजंस एंड टाइमली डिसीजंस। जस्ट राइट डाउन आफ्टर दिस डायग्राम्स। टॉपिक का नाम तो आपने ऑलरेडी लिखा है।
डन सर। ओके, सो इस पूरे आंसर से ये पता चला कि अपने को बीआई होता क्या है। मेरे को तो अगर किसी ने सिंपल एक लाइन में बोला ना सर भाई बीआई क्या होता है, तो मैं उसको सिंपल सा आंसर दूंगा, डेटा वेयरहाउस में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए इतना ह्यूज डेटा मेरे सामने रखूंगा तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। आई रिक्वायर नॉलेज फ्रॉम दैट डेटा वेयरहाउस, एंड डेटा वेयरहाउस से नॉलेज रिट्राइव करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बीआई। ओके स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ू? हेलो, सर वो लास्ट स्लाइड बताइए ना सर। या श्योर, दिस वन। ओके सर, ओके सर। ओके चलिए, जैसे मैंने बोला बीआई क्या है वो सबको पता चल गया। क्या है वो पता चलने के बाद नेक्स्ट टास्क अपना हमेशा ये होता है कि वो कैसे काम करता है वो अभी देखते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मैं ना स्टूडेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाला हूं। मैं आपको सिखाने वाला हूं मेरे बीआई का आर्किटेक्चर। आंसर अलग है, लेकिन अगर ये पहला वाला आंसर सबको क्लियर है ना, तो ये वाला आंसर देखो कितना फटक से समझ आता है। यही तो फायदा है कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। अभी देखते हैं बीआई अपना काम कैसे करता है। क्या करता है वो तो मैंने आपको बोल दिया, भाई डेटा वेयरहाउस से नॉलेज को रिट्राइव करेगा, बरोबर। लेकिन कैसे करता है वो देखने के लिए अपने को देखना पड़ेगा बीआई का आर्किटेक्चर। स्टूडेंट आर्किटेक्चर बोलू ना तो आर्किटेक्चर के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। अपेरेंटली इस सब्जेक्ट के अंदर अपने को काफी सारे आर्किटेक्चर देखने हैं। याद रखना हमेशा आर्किटेक्चर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। एक मिनट है जरा स्टूडेंट, जस्ट। आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं बोला था कि ये बीआई काम कैसे करता है वो देखने के लिए अपने को उसका आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा। एंड आई वॉज टॉकिंग कि अगर किसी भी आर्किटेक्चर को पढ़ना है ना स्टूडेंट, तो मुझे उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के मल्टीपल कंपोनेंट्स से देखने पड़ते हैं। बीआई के अंदर भी ना 3 मेजर कंपोनेंट्स है जो अपना काम करते हैं। लेट मी गो वन बाय वन। बीआई के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम है डेटा सोर्स। बाय द वे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अधिकार है। कुछ नहीं समझा मुझे तुरंत अनम्यूट करके बोल लीजिए सर नहीं समझा, सो देन मैं उधर का उधर एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, मैं बोला था कि जो मेरा सबसे पहला कंपोनेंट होता है ना बीआई का, उसका नाम है डेटा सोर्स। नाम से ही पता चलता है डेटा सोर्स मतलब वो कंपोनेंट जहां से मुझे डेटा मिलेगा। तो जहां से डेटा आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज डेटा सोर्स। आपके टेक्स्ट बुक के ऑथर का कहना यह है, एक नॉर्मल बीआई को अपना काम करने के लिए 2 जगह से डेटा लगता है। द फर्स्ट डेटा सोर्स इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल सिस्टम। मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट को ऑपरेशनल सिस्टम मतलब क्या अभी पता है, राइट? थोड़ी देर पहले ये वर्ड आपने लिखा रहेगा। ऑपरेशनल सिस्टम मतलब वहां से डेटा मिलता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से, राइट स्टूडेंट? हेलो। तो सबसे पहला जो सोर्स रहेगा वो ऑपरेशनल सिस्टम से रहेगा। ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर सर कौन सा डेटा होता है? अरे ऑपरेशनल डेटा होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा होता है, राइट? एंड सेकंड जो सोर्स होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा मतलब बेसिकली ना आपके कंप्यूटर्स का डेटा। कभी कभी ना स्टूडेंट, ये जो मेरा ऑपरेशनल डेटा है, दैट ऑपरेशनल डेटा
वो जो ऑपरेशन डेटा है उसको हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं। अच्छा, जो रेड कलर से लिख रहा हूं वो आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, आप जब डायग्राम बनाओगे उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंड जो एक्सटर्नल डेटा है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब जो कंपलसरी है, आपके कंपनी का डेटा, अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा, दैट इज ऑपरेशनल सिस्टम, ऑपरेशनल डेटा। whereas the second one is secondary data, जो होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, ईमेल्स रहेंगे, जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है ना, जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं होता। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड इज द करेक्ट वर्ड। जो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बाहर का डेटा होता है, ईमेल हो सकता है किसी दूसरे कंपनी से आपको आया हुआ, एक लेटर हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। ऑल सच डेटा इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेटा। तो अभी आपके पास ना स्टूडेंट दो टाइप का डेटा है, एक ऑपरेशनल डेटा है, ऑपरेशनल सिस्टम बोलूंगा तो भी चलेगा, ऑपरेशनल डेटा बोलूंगा तो भी चलेगा, और एक है मेरा एक्सटर्नल डेटा। अभी आपको तो पता है ये दोनों डेटा मुझे अल्टीमेटली मेरे डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर करने। बट जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, ऑपरेशनल डेटा जो होता है उसका एक फॉर्मेट हो सकता है। एक्सटर्नल डेटा वो तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, वो तो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। अच्छा, ऑपरेशनल डेटा भी है, उसके अंदर भी आपको पता है ना अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा होता है। मे बी सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा अलग फॉर्मेट में है, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा अलग फॉर्मेट में, मार्केटिंग का डेटा अलग फॉर्मेट में। कहने का मुद्दा यह है कि आपका जो डेटा सोर्स से डेटा मिल रहा है, ऑपरेशनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा, उनका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। अभी इन सब को मुझे स्टोर करना है डेटा वेयरहाउस के अंदर। यार स्टूडेंट, डेटा वेयरहाउस के अंदर अगर मैं अलग अलग फॉर्मेट का डेटा स्टोर करने जा रहा हूं, अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये डेटा, जो ऑपरेशनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा है, जो अलग अलग फॉर्मेट का है, इनके ऊपर मुझे पहले एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ETL। मैं फुल फॉर्म इधर लिखूंगा, आप भी लिखोगे। ETL का फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। देखो ना, नाम से पता चलता है। ETL एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सेप्ट करना। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन दोनों लोगों से डेटा लेगा, ऑपरेशनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा। ट्रांसफॉर्मेशन उस डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। अच्छा सर, कॉमन फॉर्मेट मतलब कौन सा फॉर्मेट? वो कोई भी हो सकता है जो आपकी कंपनी को चाहिए, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। भैया आपकी कंपनी को ना सारा डेटा एक्सेल में चाहिए, तो सबको एक्सेल में कन्वर्ट करेगा। मे बी आपके कंपनी को ना आपका डेटा मे बी किसी XML फाइल में चाहिए तो XML में कन्वर्ट करेगा, जेसन में चाहिए तो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा कॉमन फॉर्मेट में। ट्रांसफॉर्म करना मतलब कन्वर्ट करना कॉमन फॉर्मेट में। एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद अल्टीमेटली उस डेटा को लोड किया जाता है मेरे डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो आपको तो पता है ना, डेटा वेयरहाउस इज अ रिपोजिटरी। तो एक्सट्रैक्ट करेगा, कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, एंड वो सारा डेटा डंप किया जाता है मेरे डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो डेटा वेयरहाउस इज अ सिंगल बिग ह्यूज रिपोजिटरी जिसके अंदर ये सारा डेटा स्टोर किया जाता है। अच्छा, डेटा वेयरहाउस के अंदर सारा डेटा आने के बाद अगर मैं चाहूं तो डेटा वेयरहाउस से मैं ना स्टूडेंट मल्टीपल डेटा मार्ट्स क्रिएट कर सकता हूं।
इधर लिखता हूं मैं ना मल्टीपल डेटा मार्ट्स क्रिएट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल डेटा वेयरहाउस के अंदर सब डेटा आ गया, बरोबर एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ गया, लेकिन मुझे ना अभी पूरे कंपनी का डिसीजन नहीं लेना है। इट मे पॉसिबल है स्टूडेंट, मुझे कंपनी का डिसीजन नहीं लेना है, मुझे ना सपोज मार्केटिंग का डिसीजन लेना है, सिर्फ मार्केटिंग का डिसीजन। तो डेटा वेयरहाउस के अंदर तो पूरे कंपनी का डेटा है, उसमें से अगर मैं चाहूं तो मार्केटिंग का डेटा अलग डेटा मार्ट में स्टोर कर सकता हूं। मैं चाहूं, मैं अभी जो दिमाग में आ रहा है वैसे लिख रहा हूं, मैं अगर चाहूं तो मैं लॉजिस्टिक्स का डेटा अलग डेटा मार्ट में स्टोर कर सकता हूं। तो अगर मुझे कोई लॉजिस्टिक रिलेटेड डिसीजन लेना है तो उसके लिए मैं लॉजिस्टिक का डेटा मार्ट दिखूंगा। अगर मुझे कोई मार्केटिंग का डिसीजन लेना है तो मार्केटिंग का डेटा मार्ट देखूंगा। सिमिलरली अभी चलो तीसरा बना दिया है, अगर सपोज मुझे सेल्स के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो मैं सेल्स का डेटा मार्ट देखूंगा। तो डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस में क्या डिफरेंस है समझिए। डेटा वेयरहाउस के अंदर तो पूरा डेटा रहता है, पूरा डेटा जिसको यूज करके पूरे कंपनी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। बट इफ आई वांट टू टेक द डिसीजन अबाउट ओनली मार्केटिंग, तो उसमें से मुझे सिर्फ मार्केटिंग का डेटा चाहिए ना, तो मार्केटिंग का एक अलग से डेटा मार्ट रहेगा। डेटा मार्ट जैसे डीमार्ट होता है ना, वहां पे स्पेसिफिक चीजें अपने को मिलती है, सेम डेटा मार्ट में अपने को मार्केटिंग का अलग डेटा मार्ट दिखेगा, लॉजिस्टिक का अलग डेटा मार्ट दिखेगा, सेल्स का अलग डेटा मार्ट दिखेगा। तो अगर मुझे सेल्स के बारे में डिसीजन लेना है मैं सेल्स के डेटा मार्ट के पास जाऊंगा, मार्केटिंग के बारे में डिसीजन लेना है मैं मार्केटिंग के डेटा मार्ट के पास जाऊंगा, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, मेरा जो पहला कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का नाम है डेटा सोर्स, जहां से मुझे डेटा मिलता है। जो मेरा नेक्स्ट कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का नाम है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट। मैंने दो कंपोनेंट बता दिए। इज इट क्लियर एवरीवन? मुझे आपका फीडबैक चाहिए, यस और नो। हेलो। यस सर। एंड मेरा जो तीसरा कंपोनेंट है, मेरा जो थर्ड कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट था डेटा सोर्स, दूसरा था डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट। जो थर्ड कंपोनेंट है उसका नाम है बिजनेस इंटेलिजेंस मेथोडोलॉजीज। आपको तो पता है डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर है, लेकिन अल्टीमेटली इसी डेटा के ऊपर तो मुझे डिसीजन लेने हैं। यू नो ना द नेक्स्ट पार्ट। तो डेटा वेयरहाउस के अंदर जो भी डेटा है मुझे उसमें से क्या चाहिए होता है सर? नॉलेज चाहिए होता है, नॉलेज, जिस नॉलेज को यूज करके मैं डिसीजन ले सकता हूं। तो थर्ड कंपोनेंट का काम वही रहता है, डेटा वेयरहाउस से नॉलेज को रिट्राइव करना, जो कंपेरेटिवली छोटा होता है, इजी टू एनालाइज होता है। तो डेटा वेयरहाउस के अंदर टीबीज में डेटा है, मुझे केबीज में चाहिए नॉलेज। तो बीआई मेथोडोलॉजी का काम वही है, मेरे डेटा वेयरहाउस से नॉलेज को रिट्राइव करना। डेटा वेयरहाउस से नॉलेज लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं बीआई। बीआई की बात करूं तो बीआई अपना काम करने के लिए टोटल 4 लेयर्स यूज करता है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाता हूं, वैसे मेरा हैंडराइटिंग ड्राइंग एकदम गंदा है। आई वॉज सिंग डेटा वेयरहाउस के अंदर तो ढेर सारा डेटा है, अपने को उसमें से नॉलेज चाहिए, कैसे मिलेगा? तो बीआई के अंदर ना स्टूडेंट ये 4 कंपोनेंट काम करते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट, बॉटम से चालू करता हूं मैं इस पिरामिड में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन मैं पर्पसली पिरामिड के बॉटम से चालू कर रहा हूं, क्योंकि पिरामिड कैसे, अगर मैं बॉटम से टॉप पे जाऊंगा तो कम कम होता जा रहा है। आपको पता है ना, अपना इंटेंशन भी वही है। डेटा वेयरहाउस के अंदर ढेर सारा डेटा है, लेकिन नॉलेज में अपने को कम कम करते जाना है ना।
इसके लिए पिरामिड उल्टा जाएगा, बॉटम टू अप जाएगा। पहला फिल्टरिंग का काम करेगा डेटा एक्सप्लोरेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना स्टूडेंट, डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर हम लोग अलग अलग एसक्यूएल क्वेरीज यूज करते हैं, अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं। एसक्यूएल क्वेरीज मतलब समझ सबको पता रहेगा क्या होता है। मैं एसक्यूएल क्वेरीज मतलब सेलेक्ट टाइप के क्वेरीज बता रहा हूं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड है, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, सेलेक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड, या सिर्फ उन रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो जिनका सैलरी मोर देन 50,000 है। कहना ऐसे फिर उनमें से बस वही रिकॉर्ड आएंगे जिनका सैलरी मोर देन 50,000 है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हम लोग कुछ ग्राफ वगैरह बनाएंगे, एंड जो पर्टिकुलर डेटा ग्राफ के ऊपर वाले साइड पे आ रहा है, हम लोग बस उनको सेलेक्ट करेंगे, जो नीचे आ रहा है उनको रिजेक्ट करेंगे। तो इट्स वन काइंड ऑफ फिल्टर। एसक्यूएल क्वेरीज अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं, सो दैट जो आपका ढेर सारा डेटा है उसमें से कुछ डेटा फिल्टर आउट हो जाए और आपको कुछ डेटा मिल जाए। अच्छा, डेटा एक्सप्लोरेशन एसक्यूएल क्वेरी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करता है। ये जो टेक्निक्स है उन पर्टिकुलर टेक्निक को, वैसे तो आपको पता है रेड में जो लिखा है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, उन टेक्निक को पैसिव टेक्निक्स बोलते हैं। मतलब कंपैरेटिवली ना ये उतना फिल्टरिंग नहीं करता, लेकिन हाँ इनिशियल फिल्टरिंग करने के लिए दोज आर द बेटर ऑप्शन। अलग अलग एसक्यूएल क्वेरी अप्लाई करेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह सब यूज करेंगे, एंड थोड़ा सा डेटा अपन फिल्टर आउट कर देंगे, निकाल देंगे। अच्छा, फिर भी जो डेटा बचेगा उसके ऊपर हम लोग अपना नेक्स्ट बीआई मेथड यूज करेंगे या नेक्स्ट कंपोनेंट यूज करेंगे, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ना स्टूडेंट हम लोग एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। पहला वाला पैसिव था, ये एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब ये काफी सारा फिल्टरिंग कर सकता है, मतलब काफी सारा डेटा ये आपका कट डाउन करेगा, निकाल देगा, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, काफी सारा डेटा रिमूव करता है। इसके अंदर भी ना अलग अलग टेक्निक्स है। अगेन ये अपना एक पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग डिटेल में वो टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर आता है पैटर्न मैचिंग, उसके अंदर आता है डेटा माइनिंग टेक्निक, जो आपने थोड़ी देर पहले लिखा था ना क्लासिफिकेशन चैप्टर, उसके अंदर हम लोग ये सारे टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आपका आता है मशीन लर्निंग, आपके लास्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग भी पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ एडवांस टूल्स है जिनको यूज करके हम लोग डेटा को और कम कर देते और फिल्टर आउट कर देते। डेटा माइनिंग ऑलमोस्ट जो रिक्वायर्ड है उतना डेटा मुझे निकल कर देता है। इसके लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक को ना हम लोग एक्टिव टेक्निक बोलते हैं। बट अगेन इधर ही खत्म नहीं होता। डेटा माइनिंग के बाद जो नेक्स्ट लेयर या जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन। स्टूडेंट, ऑप्टिमाइजेशन ये जो लेयर है, इट गिव्स मी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, वी ऑल नो अपने नॉर्मल लैंग्वेज डे टू डे लाइफ में भी एक डिसीजन अपने को जब लेना होता है, वी मे हैव मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स ना, भाई ये करना है या वो करना है या ये करना है। अरे एक डिसीजन क्या है कि नॉर्मल मूवी देखने जाने से भी अपने पास कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। कौन सा मूवी देखने जाना है, कौन से थिएटर में जाना है, कौन सा सीट बुक करना है, कहां से बुक करना है। वी ऑल आर बंडल्ड विथ मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। कोई भी डिसीजन में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में ना मुझे मेरे डिसीजन के सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं कि हाँ भाई मुझे ये डिसीजन लेना है। सपोज मुझे डिसीजन लेना है कि भाई मुझे एक नया ब्रांच ओपन करना है, तो ऑल्टरनेटिव्स के अंदर मुझे पता चलेगा कि ब्रांच कहां कहां पे ओपन कर सकते हैं। मुंबई में कर सकते हैं, पुणे में कर सकते हैं, बैंगलोर में कर सकते हैं। तो ये मुझे ऑल्टरनेटिव्स देगा, बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन सब के बाद। एंड फाइनल जो कंपोनेंट होता है बीआई के अंदर, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम है डिसीजन।
आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। डिसीजन के अंदर जैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया रहेगा, वी सेलेक्ट द बेस्ट चॉइस अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ऑप्टिमाइजेशन ने जो मुझे अलग अलग ऑल्टरनेटिव दिए, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम लोग डिसीजन में सेलेक्ट करते हैं। आपको पता है मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे नया ब्रांच ओपन करना है। ऑल्टरनेटिव्स ने मुझे 3 ऑप्शन दिए थे, मुंबई, पुणे, बैंगलोर। डिसीजन वाले स्टेज में, डिसीजन वाले कंपोनेंट में, आई विल सेलेक्ट द बेस्ट वन, मुंबई, वॉट एवर। तो फाइनल डिसीजन विल हैपन एट द डिसीजन लेवल। जैसे आपको भी अंदाजा आ गया रहेगा, डेटा पहले बहुत ज्यादा था, अल्टीमेटली कम 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 करते समय वी कम अप विद द फाइनल स्टेज, दैट इज डिसीजन। एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। डेटा एक्सप्लोरेशन, जहां पे हम लोग कुछ पैसिव टेक्निक यूज करके, लाइक एसक्यूएल, स्टैटिस्टिकल मेथड, ग्राफ वगैरह, इनको यूज करके डेटा को कट डाउन करते हैं। फिर डेटा माइनिंग, कुछ एक्टिव मेथड यूज करते हैं, डेटा और कट करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मुझे मेरे डिसीजन के ऑल्टरनेटिव्स निकाल के देगा, एंड डिसीजन में वी विल सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सो दैट वी कैन टेक द डिसीजन। ये दो मेरे बीआई के आर्किटेक्चर के डायग्राम्स है। मुझे लगता है पहला डायग्राम तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा। सेकंड वाला, इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो, कुछ डाउट है प्लीज मुझे पूछिए। हेलो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप प्लीज अनम्यूट करके मुझे आंसर दो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, थैंक यू भाविश। एनी डाउट? शैल वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर देन? ओके, चलिए। टॉपिक का नाम बिजनेस इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर। पहले स्टार्टिंग के 2 लेयर्स के बारे में लिख दीजिए, देन वी ड्रॉ द डायग्राम। स्टार्ट राइटिंग द आंसर।
डन स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। चलिए, इसके बाद अपने को बड़ा डायग्राम बनाना है, वो ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला डायग्राम जैसे मैंने बनाया वैसे बना दीजिए। होने के बाद मुझे अनम्यूट करके डन बोल दीजिए। डन स्टूडेंट्स। डन सर। आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, डायग्राम वो वन नोट वाला बनाइए। जस्ट राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन।
होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके। सर डन। ये पिरामिड बना दीजिए, सिर्फ वो जो ग्रीन में लिखा है बस उतना लिखने का है, रेड वाला ऑलरेडी आपके आंसर के अंदर है। Just make this pyramid: data exploration, data mining, optimization, and decision, bottom to up. Done? यस सर। ये अभी उन चारों का डिस्क्रिप्शन, राइट इट डाउन।
Done, sir. सर ये लास्ट स्लाइड बताइए ना। ओके सर, डन। चलिए डन स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके, तो आज इधर ही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विथ सम मोर टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। Bye. चला स्टॉप है स्क्रीन शेयर। Yes, sir. चलो बाय, थैंक यू, बाय टेक केयर, सर। बाय।